बीकॉम और डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी टैली, एफए, एसएपी और फिनिकल में दक्ष हैं। ऑटोमोबाइल डीलरशिप कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स आदि के इंटरनल ऑडिट्स में वृहद अनुभव और बहुत से इनकम टैक्स असाइनमेंट्स जैसे कंसल्टेंसी और इनकम टैक्स स्क्रूटनी केसेस में अपनी बहुमूल्य सेवाएं प्रदान कर चुकी सीए सुरभि गोयल जी रिपोर्ट ड्राफ्टिंग, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट में भी एक्सपर्टीज रखती हैं। कंसल्टेंट की भूमिका का निर्वहन कर रही सीए सुरभि गोयल जी का बिजनेस पाठशाला में एक्सपर्ट के तौर पर हम स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं सुरभि गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम ये समझें कि हाउसकीपिंग क्या होती है। एक सिंपल फ्रेज में अगर बात करें तो हाउसकीपिंग इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन इट्स प्लेस, जिसका ये मतलब हो गया कि ऐसा जगह जहाँ पे सब कुछ है और सब कुछ अपनी जगह पर है। एक प्रॉपर हाउसकीपिंग वही होती है। हम सभी अपने घरों को अच्छे से रखते हैं, ठीक से उसको सजा के रखते हैं, अच्छे से सहेज के रखते हैं, बट ज़रूरी है कि हर चीज़ की अपनी एक प्रॉपर प्लेस हो, जो ढूंढने पे जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है समय पर मिल जाए। हम लोग अपने घर को सही से जैसे सजा के सहेज के रखते हैं, तो प्रॉपर हाउसकीपिंग का मतलब भी वही है। घर एक ऐसी जगह जहाँ पे हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिलती हैं और सारी चीज़ों की अपनी एक प्रॉपर जगह है। हाउसकीपिंग में बहुत ज़रूरी है कि रख रखाव के साथ जो उसका मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस है घर का, वो भी ठीक से रखा जाए, ताकि वो लॉन्गर रन में अच्छे से दिखे और अच्छे से उसका उपयोग किया जा सके। तो रख रखाव के साथ बहुत ज़रूरी है कि उसका मेंटेनेंस अच्छे से ध्यान दिया जाए, मेंटेनेंस उसका समय समय पर करते रहा जाए। मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी भी उतना ही ज़रूरी है जितना हाउसकीपिंग ज़रूरी है। आपने अपना घर बनवाया, उसको अच्छे से आप रख रखाव कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप उसका प्रॉपर मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस भी करें। बिना अच्छे मेंटेनेंस के लॉन्गर रन में एक किसी भी घर का चल पाना मुश्किल है, और वो धीमे धीमे उसकी कंडीशन कहीं ना कहीं ख़राब होती जाएगी, डिटेरिएट होती जाएगी। तो ज़रूरी है इक्विपमेंट्स का और प्रॉपर्टी का लॉन्गर टर्म में पीरियोडिक मेंटेनेंस भी होता जाए। अच्छी हाउसकीपिंग किन बातों को प्रमोट करती है, हम उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली तो चीज़ है क्लीन एनवायरनमेंट। अगर घर अच्छे से रखा गया है, साफ सुथरा है, तो उसका एक अलग माहौल होता है। तो अच्छी हाउसकीपिंग क्लीन एनवायरनमेंट को प्रमोट करती है। कहीं ना कहीं जब माहौल अच्छा होता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। माहौल का बहुत असर पड़ता है आपकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। अगर आपका घर साफ सुथरा है, उसमें नेचुरल लाइटनिंग है, चीज़ें सहज के अच्छे से रखी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होती है। तो पॉजिटिव माहौल जब होता है, साफ सुथरा माहौल होता है, तो कहीं ना कहीं अच्छी हाउसकीपिंग प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करती है। ऑब्वियसली अगर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो प्रॉपरली मेंटेनेंस के अंडर है तो सेफ्टी प्रमोट होती है। अगर फायर एक्सटिंग्विशर जैसी चीज़ों की ज़रूरत है, वो है, जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनका टाइमली मेंटेनेंस है, तो इन सारी चीज़ों से सेफ्टी प्रमोट होती है। फिर बात आती है क्वालिटी की। बेटर हाउसकीपिंग से कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है। फिर हम बात करते हैं कि अच्छी हाउसकीपिंग के क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे हमने बात करी कि अगर ज़रूरत है तो फायर एक्सटिंग्विशर जैसी चीज़ों की इंस्टॉलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी हाउसकीपिंग से एक्सीडेंट्स एंड फायर्स, अगर आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम ठीक है, फिटिंग्स ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट होने का डर नहीं रहेगा। ये सब चीज़ों पे, छोटी चीज़ों पे ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स एंड फायर एलिमिनेट होते हैं। बेस्ट यूज़ ऑफ स्पेस होता है। कई बार हम ऐसा देखते हैं, इंटरनेट पे भी आजकल बहुत सारे हाउसकीपिंग के टाइप्स दिखाए जाते हैं, ऐसे घर दिखाए जाते हैं जो कॉम्पैक्ट हैं, छोटे हैं, लेकिन फिर भी इतने अच्छे से उनको उनका इंटीरियर हो रखा है कि स्पेस का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जो घर है वो काफ़ी छोटा है, जो स्टेयर्स के नीचे की जगह है उसको कई बार वार्डरोब में बदल दिया जाता है, या फिर जो फर्नीचर है वो इस तरीके का होता है कि सोफ़ा कम बेड हो गया, उसको आप दिन के समय आज सोफ़ा यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके यहाँ बेड रखने की जगह नहीं है तो आप उसको रात में बेड बना सकते हैं। तो इस तरीके से स्पेस का बेस्ट पॉसिबल यूज़ होता है अगर आप अच्छे से हाउसकीपिंग पर ध्यान दें। कीप इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल्स टू अ मिनिमम। हम ज़्यादा स्टॉक करके ज़्यादा स्पेस ही ऑक्यूपाई करवाएंगे अपने यहाँ का, इसलिए जो इन्वेंट्री है वो एट ऑप्टिमम होनी चाहिए, एट इकोनॉमिक क्वांटिटी होनी चाहिए, ताकि जो स्पेस है वो ज़्यादा ऑक्यूपाइड ना हो जाए, ज़्यादा भरा हुआ ना रहे, और बेस्ट पॉसिबल यूज़ हो पाए स्पेस का। देन हेल्प्स कंट्रोल प्रॉपर्टी डैमेज। टाइमली मेंटेनेंस से, टाइमली मेंटेनेंस का मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, उनका आप टाइमली मेंटेनेंस कराएं। प्रॉपर्टी को जब 2 साल 3 साल में पेंटिंग की ज़रूरत है, रिपेयर मेंटेनेंस की ज़रूरत है, 10 साल में मान लीजिए टाइल्स चेंजिंग की ज़रूरत है, तो अगर आप टाइमली मेंटेनेंस करा रहे हैं प्रॉपर्टी का तो कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल होता है। गारंटीज अ गुड वर्क प्लेस अपीयरेंस। बहुत ज़रूरी है कि जो आपका घर है वो साफ़ सुथरा होने के साथ साथ अच्छा दिखे भी, और अच्छा एक इम्प्रेशन दे जो भी आपके विजिटर्स हैं, जो भी गेस्ट हैं। तो अच्छी हाउसकीपिंग से कहीं ना कहीं अच्छा अपीयरेंस भी मैनेज होता है। रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ क्लीन अप। अगर आपका इंटीरियर ठीक है, आपके यहाँ प्रॉपर हर चीज़ के लिए स्टोरेज है, तो आपको घर को साफ़ सुथरा रखने में भी इजी रहेगा। अगर आपके यहाँ चीज़ों को रखने के लिए प्रॉपर केबिन्स हैं, वार्डरोब्स हैं, तो आपका घर फैला हुआ नहीं दिखेगा। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस मैनेजमेंट की। मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? ये बेसिकली रिपेयर, मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट ऑफ द आइटम्स, इनसे रिलेट करती हैं, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो अपने ऑप्टिमम पर यूज़ होता रहे, चलता रहे, और एक स्पेसिफाइड अवेलेबिलिटी बनी रहे। इसीलिए जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनमें जो भी मशीनरीज हैं, आप देखिए उनका टाइमली मेंटेनेंस स्केड्यूल्ड होता है हमेशा, ताकि उनका जो ब्रेक डाउन है वो कंट्रोल हो सके, एकदम अचानक से प्रोडक्शन ना रुक जाए, कहीं अचानक से हम ऐसा ना हो कि हम सप्लाईज ही ना कर पाएँ। तो मेंटेनेंस मैनेजमेंट बेसिकली होता है कि जो भी हमारे प्लांट्स इक्विपमेंट्स हैं उनकी हम रिपेयर, रिप्लेसमेंट और सर्विस ऑफ द कंपोनेंट्स का इंतज़ाम ठीक तरीके से करें। हम अगर ब्रेक डाउन के टाइम एक्शन ले रहे हैं, या हमने प्लान्ड मेंटेनेंस कर रखी है, रूटीन मेंटेनेंस कर रखी है, इन चीज़ों पर ध्यान दें कि कौन से इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिनका हमको लगता है नहीं, ऐसी मशीनरी है जिसको हर 15 दिन में सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमको इंतज़ार नहीं करना है कि इसका ब्रेक डाउन हो जाए तभी हम इसके मेंटेनेंस के लिए इंजीनियर को बुलाएंगे। तो हमें ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और किस टाइप ऑफ मेंटेनेंस में उसको डालना है, क्लासिफाई करना है। तो मेंटेनेंस मैनेजमेंट बेसिकली एसोसिएटेड होता है डायरेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। हमें देखना है कि कौन से इक्विपमेंट्स, कौन से चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें ब्रेक डाउन के टाइम पर ठीक करना है, या रेगुलर मेंटेनेंस में उसको रखना है, और टाइमली बेसिस पे उसका रूटीन मेंटेनेंस देखते जाना है। हम बात कर रहे हैं मेंटेनेंस की, तो बेसिकली 4 टाइप के मेंटेनेंस होते हैं। सबसे पहला जो है वो है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, या जिसको हम करेक्टिव मेंटेनेंस भी बोल सकते हैं। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस तब होता है जब किसी इक्विपमेंट में खराबी आ जाती है। जब हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, वो चलते चलते रुक गई, उसमें ब्रेक डाउन आ गया, तो हम एक्सपर्ट को बुलाते हैं, इंजीनियर को बुलाते हैं उसको ठीक करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए, और हम देखते हैं कि कितनी जल्दी वो मशीन वापस से ठीक हो जाए, ताकि जो हॉल्ट आया है उसकी वजह से काम में वो ख़त्म हो पाए। फिर हम बात करते हैं रूटीन मेंटेनेंस की। एक हो गया ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, कि जब कभी मशीन रुक गई, ख़राब हो गई, तो हम मेंटेनेंस के लिए बुला रहे हैं इंजीनियर को। रूटीन मेंटेनेंस में क्या होता है कि हम इसमें पीरियोडिक बेसिस पे इंस्पेक्शन, क्लीनिंग या लुब्रिकेंट्स वगैरह जो भी लगाने हैं इक्विपमेंट में, हम उनको रूटीन बेसिस पे फॉलो करते हैं। इसके 2 वजह हैं कि हम पॉसिबल ब्रेकडाउन को अवॉइड कर पाएँ, और इक्विपमेंट की जो सर्विस लाइफ है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहे,
बढ़ती रहे, अच्छी कंडीशन में इक्विपमेंट काम करता रहे। जैसे अगर हम बात करें बहुत सिंपल भाषा में कि जो हम अपने व्हीकल्स यूज़ करते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, अगर हम उसको टाइमली रिपेयर तो नहीं, अगर हम टाइमली सर्विस ना करवाएं तो कहीं ना कहीं माइलेज इश्यूज़ या उसके ब्रेकडाउन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, उसके स्मूथ रनिंग के चांसेस कम होते जाते हैं। तो रूटीन मेंटेनेंस इसी तरीके का एक मेंटेनेंस है जिसमें आप इंतज़ार नहीं करते हैं कि आपका इक्विपमेंट का ब्रेकडाउन हो जाए तो आप उसको दिखाएं। आप रूटीन बेसिस पे उसका इंस्पेक्शन, उसकी क्लीनिंग, उसकी सर्विसिंग कराते रहते हैं ताकि उसकी लाइफ मेंटेन रहे, क्वालिटी ऑफ द आउटपुट मेंटेन रहे। फिर आप बात आती है प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की। प्रोडक्टिव मेंटेनेंस क्या होते हैं? जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए हमको प्रोडक्टिव मेंटेनेंस कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना पड़ता है कि हम को ऐसा लगता है कि ये इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जिनमें हो सकता है खराबी आए, ये क्योंकि सेंसिटिव हैं टू वेरियस थिंग्स, तो उनके केस में हमको मेंटेनेंस अपने हिसाब से बिना ब्रेकडाउन आए हुए पहले से ही करवाना होता है प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के केस में। फिर बात आती है प्लांट मेंटेनेंस की। प्लांट मेंटेनेंस क्या है? प्लांट मेंटेनेंस है जब हम ओवरऑल प्लांट एंड मशीनरी का इंस्पेक्शन कराते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी हमारे शेड्यूल्ड है, प्रीडिटरमाइंड शेड्यूल है, ताकि हम सर्विस करवा पाएँ, रिपेयर करवा पाएँ, लुब्रिकेंट्स लगवा पाएँ बिफोर एक्चुअल ब्रेकडाउन हैपन्स। तो हम एक्चुअल ब्रेकडाउन के पहले ही एक प्लान्ड मेंटेनेंस करवा लेते हैं। फ़र्क क्या है रूटीन मेंटेनेंस और प्लान्ड मेंटेनेंस में? अगर हम बात करें, रूटीन मेंटेनेंस है कि आपने हर 15 दिन में या हर महीने में अपने प्लांट एंड मशीनरी को रूटीन मेंटेनेंस में डाल रखा है कि इंजीनियर आएगा, एक्सपर्ट आएगा, आपकी मशीन को देखेगा, उसका लुब्रिकेंट लगाना है, रिपेयर करना है, सर्विस करनी है, करता रहेगा। बट प्लांट मेंटेनेंस में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपका कोई रूटीन मेंटेनेंस नहीं चल रहा है, काफ़ी टाइम हो गया, 4 महीने हो गए कि आपकी प्लांट एंड मशीनरी का कोई भी मेंटेनेंस नहीं हुआ है। आपको लगता है कि अब हमको वेट नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं, कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन के चांसेस आ रहे हैं, हम इंजीनियर या एक्सपर्ट को बुला करके प्रॉपर एक ओवरऑल मेंटेनेंस करवा लेते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, अपने प्लांट एंड मशीनरी का। तो प्लांट मेंटेनेंस दूसरा वाला केस होता है जिसमें रूटीन बेसिस पे नहीं हो रहा है, बट यस हमें लग रहा है ऐसा कि हमने काफ़ी टाइम से अपने यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं करवाया है प्लांट मशीनरी का, और चांसेस हैं या हम जो सोच रहे हैं कि इक्विपमेंट्स की लाइफ मेंटेन रहे, बेटर परफॉर्म करने लगे, तो हमने प्लान्ड बेसिस पे ओवरऑल मेंटेनेंस कराने के लिए एक्सपर्ट या इंजीनियर को बुला लिया। तो वो केस होता है प्लान्ड मेंटेनेंस का। ये 4 टाइप्स हैं कुछ जो मेंटेनेंस में आते हैं। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी की कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या होती है। मेनली जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी होती है वो कंसर्न होती है विद रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग एंड एलिमिनेटिंग हजार्ड्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रियल यूनिट्स। जैसे हम आए दिन केसेस सुनते हैं कि इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते वक्त किसी एम्प्लॉय की, किसी वर्कर के साथ दुर्घटना हो गई, इंजरी हो गई, या उसका कोई हाथ में ज़्यादा चोट आ गई कि वो आजीवन काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, अपने बेटर वो ह्यूमन रिसोर्स के लिए, कि आप इंडस्ट्रियल सेफ्टी पे खास ध्यान दें और कोशिश करें कि एलिमिनेट करें कोई भी ऐसा केस आपके यहाँ, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अकर होने से। आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना है, रिड्यूस करना है, और कोशिश कर रही है एलिमिनेट करने की जो हैजार्डस कहीं ना कहीं सिचुएशंस हो जाती हैं आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, इंडस्ट्रीज़ में। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी के? तो सबसे पहला तो ऑब्जेक्टिव ये है कि टू प्रिवेंट लॉस ऑफ लाइफ, परमानेंट डिसेबिलिटी एंड द लॉस ऑफ इनकम ऑफ वर्कर बाय एलिमिनेटिंग कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। हम अगर प्रॉपरली अपने मशीनरी का, अपने इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस कर रहे हैं, प्रॉपर फायर सेफ्टी रख रहे हैं, आग लगने के चांसेस नहीं है, किसी मशीन के पार्ट से ऐसा कोई चांस नहीं है कि कोई लॉस ऑफ लाइफ हो जाए, डिसेबिलिटी आ जाए, उसकी आजीवन आय रुक जाए, तो हमें कोशिश करनी है कि ऐसा कोई भी केस हमारी फैक्ट्री में, हमारे इंडस्ट्री में ना हो। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का यही है कि कोई भी लॉस ऑफ लाइफ ना हो, कोई भी ऐसी परमानेंट डिसेबिलिटी ना हो किसी भी ह्यूमन फोर्स को। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स इन द प्लांट बाय रिड्यूसिंग द हजार्ड टू मिनिमम। हमें अपने इक्विपमेंट्स में
प्लांट एंड मशीनरी में कोई भी ऐसा हजार्ड ना हो, कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो कि हमारा प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉय हो जाए। हमें अपने प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स जो कि काफ़ी कॉस्टली आते हैं, किसी भी बिजनेस के लिए एक मोटा इन्वेस्टमेंट है, उनकी स्मूथ रनिंग पे फोकस करना है। To achieve lower workman compensation, insurance rate and reduce all other direct indirect cost of accident. जब इंश्योरेंस होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, उसके वर्कफोर्स का, तो उसके पास्ट को भी देखा जाता है कि यहाँ पे कैसे अभी तक इंसिडेंट्स हो चुके हैं, या उसके फायर सेफ्टी क्या प्रिकॉशंस हैं, क्या रूल्स हैं, क्या स्टैंडर्ड्स यूनिट फॉलो कर रही है। तो हमारे उसी हिसाब से इंश्योरेंस रेट्स या वर्कमैन कॉम्पनसेशन रेट्स में फ़र्क आता है। तो हम जितने अच्छे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे उतने कम हमारे प्रीमियम्स आएंगे, उतनी कम हमारी कॉस्ट आएगी। तो हमें कोशिश करना है कि हम अच्छे स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके अपने हजार्ड्स, अपने एक्सीडेंट्स को मिनिमम कर पाएँ, इस प्रीमियम को भी कहीं ना कहीं कम कर पाएँ, अपनी कॉस्ट को सेव कर पाएँ। टू इवैल्यूएट एम्प्लॉयज मोरल बाय प्रमोटिंग सेफ वर्क प्लेस एंड गुड वर्किंग कंडीशन। ऑब्वियसली आप हर चीज़ मॉनिटरी फॉर्म में नहीं कर सकते। कई बार होता है कि एम्प्लॉय को जब कहीं ना कहीं एश्योरेंस है वर्कर को कि उसका जो इन्वायरमेंट है वो सेफ है, उसको अच्छी वर्किंग कंडीशन मिल रही है, उसकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं सफ़र नहीं हो रही है, उसको स्ट्रेस नहीं है, कहीं ना कहीं डर नहीं है, डेंजर नहीं है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बेस्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो करें, बेस्ट फायर सेफ्टी और प्लांट एंड मशीनरी का मेंटेनेंस फॉलो करें, ताकि आप पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल सेफ्टी को अपनाएं और अपने वर्कमैन एंड अपने प्लांट एंड मशीनरी के बेटर परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं कि क्या मेजर्स हो सकते हैं टू इंश्योर इंडस्ट्रियल सेफ्टी। अभी हमने बात करी थी क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब हम बात करते हैं कि क्या मेजर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो आती है सेफ्टी पॉलिसी की, कि ऐसी पॉलिसीज लेट डाउन हो जो कि फॉलो करनी हो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, सेफ्टी ऑफ एवरीबडी, ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ऑफ वर्कफोर्स एंड एवरीबडी एल्स। देन सेफ्टी कमिटी फॉर्म हो, सेफ्टी इंजीनियरिंग हो, मशीनरी की गार्डिंग रहे, देन मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट रहे, सेफ्टी डिवाइसेस रहे, देन अर्गोनॉमिक्स रहे। अर्गोनॉमिक्स का क्या मतलब होता है, हम अर्गोनॉमिक्स की बात करें कि कैसी एफिशिएंसी है वर्कमैन की इन देयर वर्किंग एनवायरनमेंट, बिकॉज हम सब अच्छे से जानते हैं कि वर्किंग एनवायरनमेंट का बहुत प्रभाव होता है किसी की भी प्रोडक्टिविटी को अचीव करने के लिए। तो अगर हम बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट रखेंगे तो बेटर एफिशिएंसी होगी, जो हमारी वर्कफोर्स है, लेबर फोर्स है, वर्कर्स है, उनकी। प्लांट मेंटेनेंस रहे, हमेशा जनरल हाउसकीपिंग रहे, साफ सुथरी चीज़ें रहे, चाय पानी मिलता रहे, साफ सफाई रहे फैक्ट्री में। सेफ्टी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। देन रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जैसे हम सभी जानते हैं कि जो आपके पब्लिक प्लेसेस होती हैं, चाहे वो सिनेमा हॉल्स हों, चाहे होटल्स हों, इन सब जगह गवर्नमेंट के भी रूल्स हैं कि फायर सेफ्टी इक्विपमेंट्स इंस्टॉल्ड होने चाहिए, ये चीज़ें वहाँ पे इंस्टॉल होनी चाहिए सेफ्टी के लिए, फॉर द पब्लिक इन जनरल, ताकि कोई भी बड़ी जब गैदरिंग हो और कोई अनफोर्सिन सिचुएशन हो जाए तो उसको कंट्रोल किया जाए, हैजार्ड्स कम से कम हो पाए, लॉस ऑफ लाइफ कम से कम हो पाए। तो रोल ऑफ गवर्नमेंट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन मेंटेनिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी। जितने बेटर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जितने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनको फॉलो करने के लिए, उससे भी कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशंस में सेफ्टी का माहौल बना रहता है, एक सेफ माहौल, एक अच्छा माहौल बना रहता है। नाउ लेट अस कम टू 4 ईज ऑफ सेफ्टी। 4 ईज क्या होते हैं। सबसे पहला होता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में सेफ्टी का क्या मतलब हो गया कि डिज़ाइनिंग के टाइम पर, प्लांट एंड मशीनरी के डिज़ाइनिंग के टाइम पर, मशीनरी में, प्लांट में, इक्विपमेंट में, उसकी डिज़ाइन में, इंस्टॉलेशन में सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। ऐसा रहे कि जब प्लांट की डिज़ाइनिंग हो रही है तभी उसके सेफ्टी के बारे में भी ध्यान रखा जाए, जो उसको यूज़ कर रहा है, जो उसको ऑपरेट करेगा, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाए। दूसरा ई है एजुकेशन के लिए। एजुकेशन ऑफ whom, एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ यूजिंग द मशीनरी वर्किंग इन द फैक्ट्री। बहुत ज़रूरी है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब हम अपने वर्कफोर्स को ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उन्हें हम बताएं कि किस तरीके से चीज़ें यूज़ करनी है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, ताकि कभी भी जब अनफोर्सिन सिचुएशन आती है, कोई भी
इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो अपने आप को खुद हेल्प करने में सक्षम रहे। फिर बात आती है एनलिस्टमेंट की। एनलिस्टमेंट क्या होता है? एनलिस्टमेंट का मतलब ये होता है, इट कंसर्न्स द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स द प्रोग्राम एंड इट्स पर्पस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है, पर्पस है, उसकी तरफ मैनेजमेंट का, उसके एम्प्लॉयज का क्या एटीट्यूड है, का मैनेजमेंट का टुवर्ड्स द प्रोग्राम एंड इट्स पर्पस। फिर बात आती है फोर्थ ई की। फोर्थ ई का मतलब हो जाता है इनकरेजमेंट का। इनकरेजमेंट टू इन्फोर्स अडरेंस टू सेफ्टी रूल्स एंड प्रैक्टिसेस। बहुत ज़रूरी है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कफोर्स हैं, जो काम कर रहे हैं यूनिट में, उनमें एक सीरियसनेस रहे टुवर्ड्स following the safety precautions, the safety rules laid down by the government, by the organization for the employees working in the organization. तो ये 4 ईज हैं जो हमने देखे। सबसे पहली बात थी इंजीनियरिंग की, कि डिज़ाइन लेवल पर हम मशीनरी में देखें कि सेफ्टी इज़ अ प्राइम कंसर्न। देन बात आती है एजुकेशन की, वाइल इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू दी एम्प्लॉयज़ की किस तरीके से हैंडल करना है मशीनरी को। फिर बात आती है इन्वेस्टमेंट की, जिसमें ज़रूरी है कि एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट का टुवर्ड्स द प्रोग्राम, इट्स पर्पस, क्या एटीट्यूड है। फिर फोर्थ बात आती है इंकरेजमेंट की, टू encourage the employees, the ones working in the organization, to follow the safety rules and practices laid down by the organization for its employees, by the government also. अब हम बात करते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो कई बार डेंजर को डिनोट करती है, क्या सिंबल्स हैं। जैसे हम लोगों ने बहुत बार देखा कि डेंजर का जनरल रेड इस तरीके का टैग रहता है, सर्किट ब्रेकर, लॉकआउट। कॉशन टैग रहता है कि डू नॉट ऑपरेट दिस इक्विपमेंट। देन वार्निंग टैग रहता है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो कि डेंजर को, या जहाँ पे प्रिकॉशन लेना है, वार्निंग देनी है, इस तरीके के टैग्स लगा दिए जाते हैं। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आज के सेशन में हमने बात करी हाउसकीपिंग की, सेफ्टी मेजर्स की, इंडस्ट्रियल सेफ्टी की, कि हाउसकीपिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है। हाउसकीपिंग के बारे में हमने समझा कि कैसे अच्छी हाउसकीपिंग एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट और प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करती है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी क्या होती है, क्यों ज़रूरी है। मेंटेनेंस बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक अच्छी हाउसकीपिंग का भी, और इंडस्ट्रियल सेफ्टी का भी। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस के बारे में हमने बात करी कि कौन कौन से टाइप ऑफ मेंटेनेंस हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हाउसकीपिंग में अपनाया जा सकता है टू enhance the life of the property, the life of the equipment, and for the safety of workforce working in the organization. इसी के साथ हम अपना आज का सेशन समाप्त करते हैं, जिसमें हमने इन सारी चीज़ों के बारे में जाना। अगर आपको कोई भी सवाल है, कोई भी आप डिस्कशन चाहते हैं इसके ऊपर, तो आप ज़रूर अपने सवाल हम तक पहुंचाएं, जिस पे हम आपके क्वेरीज को, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स को दे करके उन्हें रिजॉल्व कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं सुरभि गोयल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में, जिसमें हम बात करेंगे बजटिंग के बारे में। बजटिंग क्या होती है, किसी भी फर्म के लिए, व्यवसाय के लिए बजटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व रखती है, क्या प्रोसेस है जो बजटिंग के लिए फॉलो करना होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या टाइप्स हैं, इन सारे ही विषय के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं सबसे पहले समझने के लिए कि बजटिंग क्या होती है। बजटिंग अगर हम एक सरल भाषा में समझें तो वो एक एस्टिमेट है कॉस्ट, रेवेन्यू और रिसोर्सेस का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे वो अपने जो भी प्लान्स हैं, जो भी उसके टारगेट्स हैं, उसको कैसे लॉन्गर रन में फुलफिल करे, अचीव करे। एक प्लान है, एक लेआउट है, जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करके, उसको प्लान करके यूज करती है अपने टारगेट्स को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो बजटिंग एक एस्टिमेट है कॉस्ट का, रेवेन्यू का और रिसोर्सेस का ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफाइड पीरियड से हमारा मतलब ये हो गया कि अगर हम 1 महीने के लिए बजटिंग कर रहे हैं तो महीने भर की रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पे फोकस करेंगे। अगर हम पूरा ईयर बात कर रहे हैं तो उस हिसाब से उतने पीरियड के लिए बात करेंगे।
इसलिए ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम रिफ्लेक्टिंग रिगार्डिंग ऑफ फ्यूचर फाइनेंशियल कंडीशंस एंड गोल्स। ऑब्वियसली अगर हम बजटिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें फाइनेंस इंक्लूडेड है कि कंपनी में कितना इनफ्लो होगा, कितनी आय है, उस हिसाब से हमें अपने एक्सपेंसेस प्लान करने हैं, कहीं हम कैश क्रंच में ना आ जाए। जो हम प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारे कैश फ्लोज भी मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि हम प्रॉफिट्स तो कमा रहे हैं पर हमारे कैश फ्लोज नेगेटिव हैं। तो इन सारी चीज़ों को प्लान करके लेआउट करना एक प्लान के हिसाब से, इसे हम बजटिंग कहते हैं। बजटिंग क्या चीज़ है, इसके क्या मेन पॉइंटर्स हैं, अगर हम वो देखें तो प्लान ऑफ एक्शंस फॉर अचीविंग क्वालिफाइड ऑब्जेक्टिव। जैसे हमने सबसे पहले बात करी थी कि हमारा जो भी टारगेट है, गोल है, ऑब्जेक्टिव है हमारे बिजनेस का, हमारी फर्म का, हम उसे अचीव करने के लिए जो प्लानिंग करते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उसे हम बजटिंग कहते हैं। स्टैंडर्ड है हमारी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, बिकॉज जब हम बजटिंग करते हैं हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हमारा इतना रेवेन्यू हम अपनी रिसर्च के बेसिस पे एक्सपेक्ट करते हैं। तो अगर जब हमारा एस्टिमेटेड पीरियड ऑफ टाइम एंड होता है तो हम ये देखते हैं कि हमारा जितना फोरकास्ट था उस हिसाब से हमारे एक्चुअल्स आ पाए कि नहीं आ पाए। तो एक मेजर होता है स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर। फिर बात आती है डिवाइस फॉर कोपिंग विद फोर्सिएबल एडवर्स सिचुएशंस। इन केस जब हमने बजटिंग करी तो हमने नॉर्मल सिचुएशंस के हिसाब से अपना काम किया। इन केस जब हमारा आगे का टाइम पीरियड चला और कोई अनफोर्सेबल कंडीशंस आ गई, जैसे कोविड का टाइम आया था, सेल सबकी डाउन हो गई, एम्प्लॉय कॉस्ट कट करनी पड़ी या बहुत सी और भी चीज़ें हुई, तो हम किस तरीके से अनफोर्सेबल सिचुएशंस को मीट आउट करें, हम इस हिसाब से भी अपने वेरियस और भी बजट्स प्रिपेयर कर सकते हैं जो इमरजेंसी टाइम पर जिसको हम यूज कर पाए। आगे चलते हैं और बात करते हैं बजटिंग प्रोसेस की। अभी हमने समझा कि बजटिंग क्या होती है, इसके क्या मेन पॉइंट्स है जिसपे हमें फोकस करना होता है। तो जरूरी है हम ये जानें कि बजटिंग का प्रोसेस क्या है। बजटिंग जैसे हमने डेफिनेशन से समझा और हम उसको बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का ब्लूप्रिंट है, जिससे फ्यूचर के जो भी प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, मार्केट्स और जो भी चीज कंपनी करना चाहती है, अचीव करना चाहती है टारगेट्स, उसके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, इन सबका एक लेआउट, एक प्लान बजटिंग में कवर हो जाता है। तो अगर हम बजटिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव का, कि बजटिंग का सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। बजटिंग का ऑब्जेक्टिव है बिजनेस के लिए एक आधार क्रिएट करना, कि हम कितना क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे क्या एक्सपेंसेस के, रेवेन्यू के हमारे क्या बजट्स हैं। ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, बिजनेस एक्सपेंशन हो सकता है, मार्केट्स डेवलप करना हो सकता है, कॉस्ट सेव करना हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज को इनकैश करना हो सकता है, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना हो सकता है। ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का डिपेंड करता है कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। फिर बात आती है मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की। ऑब्वियसली जब हम बजटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास उस हिसाब से फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी होने चाहिए, और रिसोर्सेज हम सभी को पता है कुछ हद तक लिमिटेड होते हैं किसी ना किसी स्केल पर। तो हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करना है, ये सारी चीजें हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। फिर आती है बात एस्टिमेशन की। हमें एस्टिमेट्स लगाने हैं कि हमारा कितना रेवेन्यू होगा, हम इतने रेवेन्यू को अर्न करने के लिए कितने एक्सपेंसेस करेंगे, किन हेड्स के एक्सपेंसेस रहेंगे, कौन से एक्सपेंसेस जो हम कट डाउन कर सकते हैं, जिनको हम कहीं ना कहीं कट शॉर्ट कर सकते हैं, बेटर जगह लगा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट का कट करके माइट बी बेटर एम्प्लॉयज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इस तरीके के हमें एस्टिमेट्स करने होते हैं अपने बजट को प्रिपेयर करने के लिए। और ऑब्वियसली आप जब भी कोई एस्टिमेट करेंगे तो आपके पास कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए अपने एस्टिमेट को लेने के लिए। एडहॉक नहीं होना चाहिए कि आपने किसी भी तरीके से अपनी मनोभावनाओं के हिसाब से एस्टिमेट कर लिया। कोई ना कोई प्रैक्टिकल बेसिस, स्टडी, रिसर्च के बेसिस पे आपके एस्टिमेट्स आने चाहिए। फिर बात आती है अप्रूवल की। आपने ऑब्जेक्टिव देख लिया, रिसोर्सेज को मैनेजमेंट का देख लिया, उसके बाद आपने एस्टिमेट्स निकाल लिए। फिर मेन चीज आती है कि अप्रूवल की, जो आपकी सीनियर अथॉरिटी है, जो जिसके पास पावर है बजट्स को अप्रूव करने की, या उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होने हैं या कट डाउन करना है बजट, या कोई भी चेंजेस हैं, तो उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट्स के अप्रूवल की बात आती है। नेक्स्ट प्रोसेस
जब होता है तो वो अप्रूवल का होता है। एंड फाइनली फंड्स का डिसबर्सल होता है। जब बजट बन गया, एस्टिमेट्स हो गए, अप्रूव हो गया, तो स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से फंड्स की रिक्वायरमेंट है उस तरीके से फंड्स का डिसबर्सल होता जाता है। आफ्टर डिसबर्सल ऑफ फंड्स, जब फंड्स यूज होने लगते हैं, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए वो डिसबर्स हुए, जिसके लिए अप्रूवल हुआ, फिर फाइनल स्टेप जो आता है वो आता है कंट्रोल, मॉनिटर एंड इवैल्यूएट का। ऑब्वियसली अगर फंड्स डिसबर्स हो गए तो वहां कहानी खत्म नहीं होती है। हमें देखना है कि हमने जिस हिसाब से अपने प्लान किया था, जिस हिसाब से हमने बजटिंग की थी, हम क्या अचीव कर पाए हैं, क्या हमारे टारगेट्स मीट हुए हैं। अगर हम नहीं मीट कर पाए, अंडर अचीव कर रहे हैं, तो उसके हमें रीजंस एनालाइज करने हैं। अगर हम ओवर स्पेंड कर गए तो क्या रीजन था ओवर स्पेंडिंग का, इन्फ्लेशन रीजन था, या हमने ठीक से प्लान नहीं करा, या ठीक से हमने एग्जीक्यूट नहीं करा, क्या रीजंस था, तो हमें एनालाइज करना है, एवेल्युएट करना है। और फिर हम जिस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं अपने एक्शंस को हमें ठीक करना है, या प्लान में चेंजेस करने हैं अपने बजटेड फिगर्स को अचीव करने के लिए। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल है, ये वन टाइम जॉब नहीं है कि हमने एस्टिमेट किया, प्लान किया, डिसबर्स हुआ फंड्स का और हमने एक बार इवेल्युएट कर लिया। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हमेशा विद द पीरियड ऑफ टाइम चलता रहता है। हम प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एनालाइज करते हैं, हम उसके बेसिस पे फिर से नया बजट बनाते हैं, फिर प्लान करते हैं। तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है बजटिंग का जो ऑनगोइंग है। एंड बिजनेस जैसे जैसे चलेगा, आगे बढ़ेगा, ये आगे चलता जाएगा। अभी तक हमने बात करी कि बजटिंग का प्रोसेस क्या होता है, हमें किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन में बजटिंग का प्रोसेस फॉलो करना है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजटिंग की। कितने टाइप की बजटिंग होती है, क्या क्या इसके मेथड्स हैं, उन सब बातों पर अब आगे विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहला आता है बेस बजट। बेस बजट जो होता है इसको हम गोइंग कंसर्न बजट भी बोल सकते हैं, और ये एक बेसिक बजट है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है। ये डिफाइन करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, जो ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने में हेल्प करेंगे नियर बाय फ्यूचर। ये एक बेसिक बजट है जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो बजटिंग फॉलो करती है, नहीं करती है, कुछ भी एस्टिमेट करती है अपने बिजनेस को लेकर के, उसको फॉलो करती है बेस बजट को। इसको हम गोइंग कंसर्न भी बोल सकते हैं, बिकॉज जब हम बेस बजट के बेसिस पे बजटिंग अपनी करते हैं तो हम अपने रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस को इस हिसाब से एस्टिमेट करते हैं कि हमारा बिजनेस आगे नियर फ्यूचर में जैसे चल रहा है उस हिसाब से गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलता रहेगा। हम कोई भी अनसर्टेनिटी या कोई भी क्लोजर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ बजटिंग में हम बात करते हैं एक्टिविटी बेस्ड बजट्स। एक्टिविटी बेस्ड बजट्स जो होते हैं इन्हें हम कॉस्ट सेविंग बजट भी बोल सकते हैं। और ये बजट्स बेसिकली फोकस करते हैं ऑन एवरी एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसा इसका नाम ही बोल रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड बजट, हम ऑर्गेनाइजेशन की एक एक एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्टिंग निकालते हैं, बजटिंग करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को सेव करने का प्रयास करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस में 5 साल से ज्यादा हैं वो जनरली ऐसे बजट्स को प्रिपेयर करती हैं। जो फ्रेश ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनको अभी एक्सपीरियंस लेना बाकी है, जिनके पास पास्ट बजट्स नहीं है देखने के लिए, बेसिस के लिए, वो जनरली एक्टिविटी बेस्ड बजट्स के ऊपर नहीं जाते हैं। वो बेस बजट्स के ऊपर अपनी बजटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हायरिंग एन एम्प्लॉय इज अ एक्टिविटी, बट अगर आप देखिए किसी भी एम्प्लॉयर के लिए एम्प्लॉय को हायर करने की एक कॉस्ट होती है, उसकी ट्रेनिंग की एक कॉस्ट होती है, उतना टाइम लगता है। और अगर एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज्यादा है, एम्प्लॉय आते हैं, अपना जो उनका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है या जितना मिनिमम पीरियड कंपनी मांगती है उतना सर्व करते हैं और स्विच कर लेते हैं, तो ऐसे केस में कंपनी के लिए भी हैवी कॉस्ट इनकर होती है, बिकॉज न्यू एम्प्लॉयज के साथ उनको उतना ज्यादा फिर से ट्रेनिंग टाइम, प्रिपरेशन टाइम इन्वेस्ट करना होगा, उनके इंटरव्यूज के लिए एक्सपर्ट्स बुलाने होंगे, इन सारी तरह की कॉस्ट इनकर करनी होती है। तो अगर ये पर्टिकुलर एक्टिविटी की हम बात करें, एम्प्लॉय हायरिंग एक्टिविटी की, तो इस तरीके से जो एक्टिविटी बेस्ड बजट्स होते हैं वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर अपने बजट्स को एलोकेट करते हैं और प्रयास करते हैं कैसे बजट्स जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल कॉस्ट है उसको कट शॉर्ट कर पाए, सेव कर पाए। फिर हम बात करते हैं जीरो बेस्ड बजट्स की।
ज़ीरो बेस्ड बजट जैसा नाम बताता है, इसमें कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास, या अगर है भी, वो फिर भी एक नए सिरे से शुरू करके एकदम अफ्रेश स्टार्ट करना चाहती है। ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ सम स्टडी, सम रिसर्च, नॉट ऑन एड हॉक बेसिस, उसको हम ज़ीरो बेस्ड बजट्स बोलते हैं। ये पास्ट एक्सपीरियंसेस को रेफर नहीं करते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं, बट ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ सम रिसर्च, सम एनालिसिस। कोई भी बजटिंग का टाइप जो है वो एडहॉक बेसिस पे बजट्स प्रिपेयर करने के लिए गाइड नहीं करता है। ज़ीरो बेस्ड बजट्स का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि आप बेसलेस फिगर्स के ऊपर, वेक फिगर्स के ऊपर अपने बजट्स को बनाएं। ऑर्गेनाइजेशन को डीप इनोवेटिव मेथड्स अगर कहीं डिग करने हैं, तो ज़ीरो बेस्ड बजट्स एक अच्छा प्रकार है बजटिंग का जिसको ऑर्गेनाइजेशन अपना सकती है। फॉर एग्जाम्पल 10 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है और वो बजटिंग टेक्निक्स अपने पास्ट बजट्स के ऊपर रख के प्रिपेयर करती है अपने फ्यूचर बजट्स, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, कोई ना कोई इश्यूज आ रहे हैं उनको हासिल करने में, एक्चुअल्स को अचीव करने में। तो अगर वो ज़ीरो बेस्ड बजटिंग को अपनाती है और पास्ट एक्सपीरियंसेस को बेस नहीं बनाती है अपने न्यू बजटिंग के लिए, अफ्रेश स्टार्ट करती है अपनी फ्रेश स्टडीज के साथ, इनोवेटिव मेथड्स देखती है कि किस तरीके से बजटिंग की जा सकती है, तो ऐसे केस को ज़ीरो बेस्ड बजट बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं ट्रेडिशनल बजट की। ट्रेडिशनल बजट का जैसा नाम ही बता रहा है कि इसका मतलब होता है कि पास्ट से एक्सपीरियंस लेने का। ये एक जनरल बजटिंग टेक्निक है जो जनरली हमारी ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं कि बजट बना, एग्जीक्यूट हुआ, टाइम निकला, जब नया बजट बनाया तो हमने पीछे के बजट को ही देखते हुए उसमें इन्फ्लेशन या जो भी चेंजेस हम देख रहे हैं या प्लान कर रहे हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया और नया बजट आ गया। ट्रेडिशनल बजट जो है वो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जैसे ग्रोथ, इंडस्ट्री रिस्क और ट्रेंड, इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर होता है। ट्रेडिशनल बजट्स को हम इंक्रीमेंटल बजट भी बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल बजट्स बेसिक बजट्स होते हैं जिसको जनरली ऑर्गेनाइजेशंस अपने यहाँ अडॉप्ट करती हैं बजटिंग टेक्निक्स के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं काइजन बजट की। काइजन अगर हम देखें तो एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर। अगर हमने कोई बजट बना रखा है और काइजन बजट में ध्यान रखने की बात यह है, काइजन बजट, काइजन एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज फॉर बेटर। चेंज फॉर बेटर अगर हम इससे मतलब समझें तो ये एक ऐसा बजटिंग टेक्निक है जिसमें हम कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के लिए डिफरेंट फेजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में फोकस करते हैं। हमने बजटिंग करी, हमने उसको अप्लाई किया, हमें लग रहा है कि जब हम एनालाइज कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं कि अचीव नहीं हो रहे हैं हमारे जो गोल्स हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, तो हम कॉन्टिन्यूसली उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेड कर रहे हैं, उसको हम अप टू डेट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स कर रहे हैं टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ये एक काइजन बजट की टेक्निक होती है। मेन पर्पस जो है इसका कि हम अपनी क्वालिटी पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, हम क्वालिटी मेंटेन करते हुए अपनी जो एस्टिमेटेड फिगर्स हैं उनको अचीव करें। जो ये बजटिंग टेक्निक है काइजन बजट की, ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है अपने कॉस्ट कटिंग में टुगेदर विद अचीविंग द क्वालिटी। ये बजट जनरली लॉन्गर टर्म के लिए यूज होता है। ये जो बाकी हमने बजट्स की बात करी ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं, 1 साल, 1 महीना, क्वार्टरली, 3 महीना। बट जो काइजन बजट होता है ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन अगर अडॉप्ट करती है तो ये एक प्रैक्टिस है जो लॉन्गर टर्म में ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है अपनी अदर बजटिंग टेक्निक्स के साथ अचीव करने के लिए। अभी हमने बात करी टाइप्स ऑफ बजटिंग टेक्निक्स की जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करेगा, जिसमें हमने बात करी बेस बजट की, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग की, काइजन बजट की, ट्रेडिशनल बजट की। इन सारे बजट्स की हमने बात करी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अपनी बजटिंग टेक्निक्स को फॉलो करके एक बेटर बजट प्रिपेयर कर सकता है। आइए अब बात करते हैं कि बजटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या जरूरत है बजट बनाने की। अगर हम सबसे पहली चीज देखें तो बजट हेल्प करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑपरेशंस को फोरकास्ट करने के लिए, अपने मैनेजर्स को, अपने एम्प्लॉयज को एक पाथवे देता है जिसको हमें फॉलो करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में।
ये एक तरीके से गाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों या कोई भी रिसोर्सेज हों, उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पाथवे देता है कि क्या हमारे गोल्स हैं जिनको हमें अचीव करने के लिए एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है। फिर अगर हम बात करें तो ये एक तरीके से कम्युनिकेट करता है जितने भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, टू कम्युनिकेट प्लान्स टू वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मैनेजर्स। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम सभी जानते हैं कि वेरियस चेन्स ऑफ द मैनेजमेंट होती हैं, टॉप टियर, मिडिल एंड द लो टियर। माइट भी अगर बिगर साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें और चेन्स हों और एसोसिएट्स हों और एग्जीक्यूटिव्स हों, तो उस तरीके से हेल्प करता है प्रॉपर कम्युनिकेशन में, प्रॉपर चेन में फॉलो करने के लिए जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं पर्टिकुलर एम्प्लॉयज को जो असाइंड है। देन बजटिंग हेल्प करता है टू प्रोवाइड विजिबिलिटी इनटू कंपनीज परफॉर्मेंस, कि कंपनी का क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, हम किस लिए आज काम कर रहे हैं, क्या अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। तो एक तरीके से कंपनी की जो विजन्स हैं उनमें एक विंडो देता है बजटिंग, हेल्प करता है उसके ऑर्गेनाइजेशन को, उसके एम्प्लॉयज को फोरकास्ट करने के लिए। देन टू मोटिवेट मैनेजर्स टू स्ट्राइव टू अचीव बजट गोल्स। ऑब्वियसली अगर गोल्स सेट हैं तो हमें पता है हमें क्या अचीव करना है। अगर कोई गोल्स नहीं सेट है तो हम वेगली काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई विजन नहीं है, तो हम किसी भी दिशा में किसी भी स्पीड से काम कर सकते हैं। बट अगर एक जनरल बात ही कर ले, हम अपने करियर में अगर हमें पता है कि हमें पर्टिकुलर चीज करनी है, हमें इस मकाम तक पहुंचना है, तो हम उसी तरीके से काम करते हैं, मेहनत करते हैं, रिसोर्सेज यूज करते हैं, तैयारी करते हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें क्या चीज करनी है तो हमारे प्लान्स ही नहीं होंगे उस तरीके से। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन में अगर बजट है, फोरकास्ट है, तो एम्प्लॉयज को, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ये बात पता है कि हमें उनको कैसे डिप्लॉय करना है पर्टिकुलर पर्पस को मीट करने के लिए, पर्टिकुलर टारगेट को मीट करने के लिए। तो ये अपने मैनेजर्स को मोटिवेट करता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। लास्ट, टू कंट्रोल द रिसोर्सेज। ऑब्वियसली हमने सारी बात करी कि क्यों बजटिंग इंपॉर्टेंट है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज हैं उन्हें बेस्ट पॉसिबल वे में यूज करने के लिए बजटिंग बहुत ही अटमोस्ट रिक्वायरमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि जो उसके रिसोर्सेज हैं वो बेस्ट पॉसिबल वे में यूज हो और वेस्ट ना हो, एफिशिएंटली यूज हो। अभी हमने बात करी कि बजटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या उसका महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है बजटिंग की। अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं किसी भी बजटिंग को करने के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। अब हम बात करते हैं कि बजट के क्या बेनिफिट्स हैं किसी भी बिजनेस में, किस तरीके से बजटिंग हेल्प करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। सबसे पहली हम बात करें तो बजटिंग फोर्सेस मैनेजर्स टू डू बेटर फोरकास्टिंग। बजटिंग और फोरकास्टिंग दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग टर्म्स हैं। बजटिंग जो बिजनेस के मैनेजर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स हैं, उनको हेल्प करती है बेटर फोरकास्टिंग में, बिकॉज बजट्स ऑब्वियसली ऑन दी बिगिनिंग ऑफ पीरियड ले डाउन हो जाते हैं। और बेहतर फोरकास्टिंग जब तक नहीं होगी तब तक प्रैक्टिकल अचीवेबल बजट्स ले डाउन नहीं हो पाएंगे। तो बजटिंग अपने मैनेजर्स को कहीं ना कहीं फोर्स करती है बेटर फोरकास्टिंग के लिए। फिर बजटिंग मोटिवेट्स मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज बाय प्रोवाइडिंग यूजफुल यार्डस्टिक्स फॉर इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस। जब हम कभी भी काम करते हैं तो हमें अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कोई ना कोई स्टैंडर्ड चाहिए होता है कि हमने इतना काम किया, अचीव किया, क्या ये हमारी परफॉर्मेंस जो रही वो टारगेटेड थी, इतना प्लान्ड था, हमने ओवर अचीव किया, अंडर अचीव किया, एक्चुअल अचीव किया। तो उसके लिए जरूरी है कोई ना कोई यार्डस्टिक हो, कोई ना कोई एक स्टैंडर्ड हो जिससे हम मेजर कर सकते हैं। तो बजटिंग प्रोवाइड्स दैट स्टैंडर्ड। देन बजटिंग इज एसेंशियल इन राइटिंग अ बिजनेस प्लान। ऑब्वियसली बजटिंग बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में होती है, ये किसी भी बिजनेस का प्लान ले डाउन करने में हेल्प करती है। अब बजटिंग helps an entrepreneur to accomplish several broadly important objectives। हम ईयर बिगिनिंग पर, पीरियड के बिगिनिंग पर अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ले डाउन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हमें क्या अचीव करने हैं, और उस हिसाब से हम अपने बजट को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उनको अकम्प्लिश करने के लिए
प्लान कर पाएँ, ले डाउन कर पाएँ। बजटिंग सर्व्स एज अ फॉर्मल फाइनेंशियल प्लान। हम बात कर रहे हैं बजटिंग की, एंड बजटिंग इज जनरली अबाउट फाइनेंस, मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। तो बजटिंग इन ऑफ कोर्स इट प्रोवाइड्स अ फॉर्मल फाइनेंशियल प्लान टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कुछ बजटिंग के बेनिफिट्स थे जो ऑर्गेनाइजेशन को अचीव होते हैं जब वो बजटिंग अडॉप्ट करती है अपने बिजनेस में। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट्स की, कि कौन कौन से टाइप के बजट्स हैं जो एक बिजनेस प्रिपेयर करता है, ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करता है। सबसे पहले बात आती है मास्टर बजट की। मास्टर बजट इंक्लूड करता है सारी ही चीजें, चाहे वो कोई भी एक्टिविटी को लेकर के बजटिंग हो, किसी भी टाइम पीरियड के लिए बजटिंग हो, पर्टिकुलर, अगर ऑर्गेनाइजेशन जितनी ज्यादा बड़ी है उतने ही डीप में जाके उसके बजटिंग के टाइप्स होंगे। सेल्स का अलग बजट होगा, एडवर्टाइजमेंट का अलग होगा, प्रोडक्शन के लिए अलग होगा, मार्केटिंग के लिए अलग बजट्स होंगे। इसी तरीके से छोटे छोटे हेड्स में अलग अलग बजट्स होंगे। तो मास्टर बजट इंक्लूड्स all types of budgets, all types of planning an organization does to achieve its targets and goals. फिर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग बजट की। ऑपरेटिंग बजट बेसिकली जो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस का मतलब हो गया रोज की सेल्स, परचेजेस, वेरियस मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मंथली सैलरीज, जो भी एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, रन करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम ऑपरेटिंग बजट के अंदर कवर करते हैं। ऑपरेटिंग बजट इंफ्रास्ट्रक्चरल बजट को इंक्लूड नहीं करते। ऑपरेटिंग बजट एम्प्लॉय हायरिंग को इंक्लूड नहीं करते। ये बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए डेली बेस पे ज़रूरत के एक्सपेंसेस, सेल्स, रेवेन्यू हैं, इन सारी चीज़ों को कंसोलिडेट करके बनाए जाते हैं, जिनको हम ऑपरेटिंग बजट बोलते हैं। फिर बात आती है कैश फ्लो बजट की। कैश फ्लो बजट्स क्या होते हैं? ज़रूरी नहीं है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है तो उसका कैश फ्लो भी पॉजिटिव हो सकता है जो हमारी सेल्स हैं वो बेसिकली ड्यू बेसिस पे चल रही हो, जो हमारी परचेजेस हैं वो कैश परचेजेस हो, जो हमारी सेल्स हैं वो ड्यू बेसिस पे हो, जिसकी वजह से हमारा नेगेटिव कैश फ्लो आ रहा हो। तो कैश फ्लो बजट जो है, इससे हम अपने वीकली या मंथली कैश बजट्स प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा पॉजिटिव कैश कहीं ना कहीं मिलता जाए, उसको कैश का क्रंच ना आए, उसको लिक्विडिटी का क्रंच ना आए, कि हमें कितने टाइम पर अपने डेटर्स को रियलाइज करते जाना है ताकि जो हमारे लिक्विडिटी है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहे। अगर हम उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे अगर मान लीजिए हम अपनी सेल्स कर रहे हैं, हमारी महीने की 1 लाख रुपए की सेल है, और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं इंक्लूडिंग परचेजेस वो 1,20,000 के हैं, क्योंकि हमें स्टॉक भी मेंटेन करना होता है। तो हम कहीं ना कहीं अगर अपनी परचेजेस को कुछ क्रेडिट परचेजेस के रूप में मैनेज कर ले और हम कैश सेल्स कर रहे हैं, तो हमारे को कभी भी नेगेटिव कैश फ्लो नहीं आएगा। या फिर हम अपनी अगर कैश परचेजेस कर रहे हैं तो हमें कैश सेल्स पे भी फोकस करना होगा, टाइमली रियलाइजेशन ऑफ डेटर्स पे भी फोकस करना होगा, ताकि जो हमारा कैश फ्लो है वो मेंटेन रहे, वो पॉजिटिव रहे। फिर अब बात आती है स्टैटिक बजट की। स्टैटिक बजट जैसा कि नाम बताता है, स्टैटिक रहता है, अनचेंज रहता है, वॉट एवर सिचुएशन अराइजेस। जनरली जो बजट्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, हमने बजट बनाया, फॉलो कर रहे हैं, कोई अनसर्टन सिचुएशन आई, बजट में चेंजेस किए और फिर उसको आगे बढ़े। बट जो स्टैटिक बजट होता है वो अनचेंज रहता है, चाहे कोई भी रीजन हो, बजट को बढ़ाना हो, घटाना हो, पर इनमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, ये स्टैटिक रहते हैं, इनको हम स्टैटिक बजट बोलते हैं। फिर बात आती है फाइनेंशियल बजट की। फाइनेंशियल बजट जैसे कि नाम ही बताते हैं, बजट मेनली अबाउट फाइनेंस होता है। तो जो भी कंपनी के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको ठीक से मैनेज करने के लिए, उनको प्लान करने के लिए जो बजट्स बनाए जाते हैं उन्हें फाइनेंशियल बजट कहते हैं। इस तरीके से हमने ये देखा कि कौन से बजटिंग के टाइप्स हैं। हमने 5 टाइप ऑफ बजट देखे यहाँ पर: मास्टर बजट, ऑपरेटिंग बजट, कैश फ्लो बजट, फाइनेंशियल बजट और स्टैटिक बजट। इस तरीके से आज की सेशन में हमने देखा कि बजटिंग क्या होती है,
क्या टेक्निक्स हैं बजटिंग की जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर सकती है। हमने काइजन टेक्निक के बारे में समझा। क्या बेनिफिट्स हैं बजटिंग के, क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, क्यों बजटिंग अडॉप्ट करना इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ डिफरेंट मेथड्स ऑफ बजटिंग के ऊपर हमने बात करी। आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगर आपके पास कोई भी इससे जुड़े सवाल हैं या आप कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तेल का इस्तेमाल लोगों द्वारा खूब किया जाता है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के तेलों की मांग काफी अधिक रहती है। हमारे देश में यह व्यापार काफी कामयाब है और आज हम आपके लिए ऑयल मिलिंग से जुड़े कुछ ऐसे बिजनेस लेकर आए हैं जिन्हें आप बेहद आसानी से शुरू कर लाभ कमा सकते हैं। तो हमारा पहला बिजनेस आइडिया है पेपरमिंट ऑयल। पुदीने की फसल का उत्पादन और पुदीने के तेल की निकासी, इसके व्यापक उपयोग और बाजार में लगातार बढ़ती मांग के कारण एक आकर्षक व्यवसाय कहा जा सकता है। पुदीने के तेल का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल और विभिन्न पेय पदार्थों में भी किया जाता है। इसके औषधीय गुण पाचन तंत्र और स्किन केयर सेगमेंट को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। इसमें भरपूर पोषक तत्व मौजूद होते हैं और साथ ही ओरल केयर प्रोडक्ट्स का उत्पादन करने के लिए पेपरमिंट ऑयल को अन्य सामग्रियों के साथ आसानी से मिलाया जा सकता है। न केवल डोमेस्टिक में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी इसकी अत्यधिक मांग है। अरोमा थेरेपी में पुदीने के तेल के फायदे दुनिया भर में व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको कम से कम 400 से 500 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 8 से 10 वर्कर्स और 3 से 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो आप इस बिजनेस को 2.5 से 3 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं। मुनाफे की बात करें तो इस बिजनेस से आप 10 से 15% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है ग्राउंडनट ऑयल। भारत में मूंगफली का तेल उत्पादन वित्तीय रूप से एक आकर्षक उद्यम है जिसमें भारी निर्यात क्षमता है। इसके अलावा आप डिजायर्ड प्रोडक्शन और प्रोजेक्ट कॉस्ट के अनुसार एक स्मॉल और मीडियम स्केल की कॉर्नर स्टोन पर पीनट ऑयल प्रोसेसिंग ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। मूंगफली दुनिया भर में भोजन का एक आम स्रोत है। मूंगफली के तेल का उपयोग भोजन तैयार करने के लिए या कन्फेक्शनरी के रूप में या पीनट बटर बनाने के लिए किया जाता है। भारत से निर्यात होने वाले खाद्य तेलों में मूंगफली का तेल शीर्ष पर है। मूंगफली के तेल की अच्छी निर्यात क्षमता है, जिससे मूंगफली का तेल उत्पादन व्यवसाय एक लाभदायक व्यवसाय है। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक मशीन्स के लिए 13 से 14 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और मिनी स्केल पर आपको 5.5 से 6 लाख की मशीन्स में इन्वेस्टमेंट करनी होगी। वहीं ऑटोमेटिक प्लांट के लिए वर्किंग कैपिटल के साथ आपको 20 से 25 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और स्मॉल स्केल के लिए 10 से 11 लाख की लागत आएगी। और अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 20 से 30 लाख में आप इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। वहीं इस बिजनेस से 35 से 40% का प्रॉफिट मार्जिन आप अर्न कर सकते हैं। इसी के साथ आपको 4000 से 5000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी और स्मॉल स्केल के लिए 1500 स्क्वायर फीट एरिया की आपको रिक्वायरमेंट होगी। मैन पावर के तौर पर आपको सिर्फ 4 से 5 वर्कर्स की जरूरत होगी और ऑटोमेटिक मशीन्स वाले प्लांट के लिए आपको 15 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं स्मॉल स्केल की बात करें तो 7 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी आपको स्मॉल स्केल वाले प्लांट के लिए चाहिए होगी। चलिए बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है एप्रिकॉट ऑयल। खुबानी का तेल यानी एप्रिकॉट ऑयल एक पतला बिना गंध वाला तेल होता है जो खुबानी के फल के बीजों से प्राप्त होता है। अरोमा थेरेपी में खुबानी के तेल का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है क्योंकि ये हल्का होता है और त्वचा को चिकना और मुलायम बनाता है। इसका उपयोग हेल्थ सप्लीमेंट्स और कॉस्मेटिक्स में किया जाता है क्योंकि ये एजिंग साइंस को कम करने, त्वचा की टोन में सुधार करने और त्वचा को पोषण देने में मदद करता है, जैसे कि धब्बे, झुर्रियां और महीन रेखाएं। इसके अलावा यह मिठाई और अन्य व्यंजनों के लिए एक उत्कृष्ट सामग्री है। अगले आने वाले सालों में एप्रिकॉट ऑयल की ग्लोबल मार्केट काफी तेजी से ग्रो करने वाली है।
स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उपभोक्ताओं के बीच खुबानी के तेल के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता काफी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि अगर आप इसका बिजनेस शुरू करते हैं तो आप इस बिजनेस से कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 1200 से 1300 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 3 से 4 मैन पावर और 2 से 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि आप अपनी मशीन्स को बिना किसी रुकावट के रन कर सके। वहीं इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इस वीडियो में दिखाए गए प्लांट के लिए आपको 3 से 4 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और आप इस बिजनेस से 10 से 15% का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी बिजनेस आइडिया की, जो है सेसमे ऑयल। भारत सेसमे ऑयल यानी तिल के तेल के सबसे बड़े उत्पादकों में एक है। काले तिल का तेल सभी खाद्य तेलों में सबसे अच्छा खाद्य तेल है। वैज्ञानिक और खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने भी इसे सर्वश्रेष्ठ खाद्य तेलों में से एक घोषित किया है। खाना पकाने के तेल के रूप में उपयोग किए जाने के अलावा इसका उपयोग कई व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने के लिए भी किया जाता है, जिसमें एक विशिष्ट पौष्टिक सुगंध और स्वाद होता है। ग्लोबल हेल्थ ट्रेंड में वृद्धि जारी है और कॉस्मेटिक और खाद्य उद्योग के लिए स्वास्थ्य तेल एक आकर्षक बाजार रहा है, जिसकी वजह से सेसमे ऑयल की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सेसमे ऑयल का बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर शुरू करते हैं तो आपको 500 से 800 स्क्वायर फीट एरिया, 3 से 5 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी और लगभग 2 से 3 मैन पावर की जरूरत होगी, जो आपके प्लांट को आसानी से रन कर सके। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो स्मॉल स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 4 से 6 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और आप इस बिजनेस से 10 से 12% प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए सेशन काफी फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।